नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन चौधरी सक्सेस प्लस करंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द एज ऑफ अब्सोल्यूटिज्म के बारे में। आप सभी जानते हैं कि यूरोप के इतिहास को ज़्यादातर कई सारी एजेस में डिवाइड किया जाता है और अलग अलग दौर को एक एज का नाम दे दिया जाता है। जैसे एक एज ऑफ डिस्कवरी थी, एक एज ऑफ रेनेसां था, एक एज ऑफ रिलीजियस रिफॉर्मेशन था जिसको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का दौर भी कहा जाता है, एक एज ऑफ अब्सोल्यूटिज्म था जिसकी अभी हम बात करेंगे, एक एज ऑफ एनलाइटनमेंट का दौर था, उसकी भी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो एज ऑफ अब्सोल्यूटिज्म का जो दौर था, जो कि 1610 से लेकर 1789 के बीच का जो समय है, उसे माना जाता है। 1789 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी विश्व इतिहास में। क्या हुई थी? जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। 1789 से लेकर 1799 तक चला था। तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ तो अब्सोल्यूटिज्म का दौर जो है वो खत्म हो गया। अब अब्सोल्यूटिज्म क्या होता है? अब्सोल्यूटिज्म को हिंदी में कहा जाता है निरपेक्षतावाद या निरंकुशतावाद। निरंकुशता को आप समझते होंगे। निरंकुशता का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर किसी तरीके का अंकुश ना हो, किसी तरीके का प्रतिबंध ना हो। अब प्रतिबंध किसके ऊपर ना हो? राजा के ऊपर, रानी के ऊपर, जार के ऊपर, एम्परर के ऊपर। तो अब्सोल्यूटिज्म जो है, ये अब्सोल्यूटिज्म की जो धारणा है, ये मोनार्की के ऊपर ही लागू होती है। वैसे तो एक जब डिक्टेटर होता है वो भी अब्सोल्यूट ही होता है, उसकी अथॉरिटी को भी कोई चैलेंज नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं अब्सोल्यूटिज्म के दौर की, तो हम सिर्फ अब्सोल्यूट मोनार्कीज की बात करेंगे। और एक अब्सोल्यूट मोनार्की, एक अब्सोल्यूट मोनार्क क्या होता है? वो राजा या वो रानी जो पूरी तरह से सॉवरेन पावर का इस्तेमाल करती है। सॉवरेन पावर मतलब जिसकी पावर को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। अल्टीमेट अथॉरिटी सिर्फ उसी के पास है, उसको किसी चीज से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। एक राजा अगर कह दे कि ये होगा तो वही होगा। एक अगर राजा कह दे कि इस शहर को आग लगा दी जाए तो उसकी आग भी लगाई जाएगी, क्योंकि उसकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो इस तरीके के रूलर को क्या कहा जाएगा? अब्सोल्यूट मोनार्क, निरंकुश राजा। तो ये जो अल्टीमेट अथॉरिटी का इस्तेमाल करते थे राजा 1610 से लेकर 1789 के दौर में, स्पेशली इस दौर को मेनली फ्रांस के संदर्भ में देखा जाता है। लेकिन उस दौर में कई एब्सोल्यूट रूलर्स थे, तो उनकी सभी की हम बात करेंगे। तो ये अल्टीमेट अथॉरिटी का इस्तेमाल कैसे करते थे और क्या क्लेम करते थे? ये राजा ये क्लेम करते थे कि वो तो एक डिवाइन राइट के थ्रू रूल कर रहे हैं। डिवाइन राइट का मतलब क्या है? ये कहते थे कि उनको तो ईश्वर ने डायरेक्टली अपॉइंट किया है धरती के ऊपर लोगों को रूल करने के लिए। अब ईश्वर तो कभी लोगों के सामने आके ये नहीं कह के गए कि ये व्यक्ति आपका राजा होगा या आपकी रानी होगी और ये जो कहे वो सभी चीजें आप मान लेना। लेकिन ये सेल्फ प्रोक्लेम करके ये दावा करते थे कि ईश्वर ने उनको अपॉइंट किया है कि वो इन लोगों के ऊपर रूल कर सके। तो ये अब्सोल्यूटिज्म का दौर था। और इस अब्सोल्यूटिज्म के दौर की शुरुआत कैसे हुई और इस दौर में क्या कुछ हुआ और इसका अंत कैसे हुआ, उन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। एक व्यक्ति हुए हैं, एक हिस्टोरियन हुए हैं, कैथोलिक हिस्टोरियन हुए हैं, ये 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड के। इन्होंने एक बहुत फेमस कोट कहा था और ये आप सभी ने सुना होगा। ये कहा था कि ऑल पावर्स टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। कि जो ताकत है, जो सत्ता है, जो पावर है, वो आपको भ्रष्ट बनाती है। और एब्सोल्यूट पावर मतलब निरंकुश ताकत, जिसके ऊपर किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं हो, वो तो आपको पूरी तरह से करप्ट बनाती है, पूरी तरह से भ्रष्ट बनाती है। क्योंकि जब आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं होगा, किसी की भी अथॉरिटी को, कोई व्यक्ति जो पावर में है और उसकी ताकत इतनी है कि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो वो कुछ भी करेगा। वो उसकी नियति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अच्छे काम करता है या बुरे काम करता है। लेकिन सामान्यतः अब्सोल्यूट पावर जो है वो अब्सोल्यूटली करप्ट कर देती है, पूरी तरह से एक व्यक्ति को क्या कर देती है? भ्रष्ट कर देती है। ये बात उन्होंने कही थी और ये बात सही भी है। आप जानते हैं इतिहास में जो जो निरंकुश राजा हुए हैं उनके दौर में क्या कुछ हुआ है, कितना लोगों का शोषण हुआ है, उनके अधिकारों का हनन हुआ है, कितना उनको प्रोसिक्यूट किया गया है। और निरंकुश व्यक्ति सिर्फ एक राजा ही नहीं, एक डिक्टेटर भी होता है। तो आप हिटलर, मुसोलिनी का दौर जानते हैं। उस दौर में क्या हुआ? दुनिया दूसरे विश्व युद्ध तक पहुंच गई थी, कितना कुछ दुनिया का नुकसान हुआ वो आप जानते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम डिक्टेटरशिप की बात नहीं करेंगे, सिर्फ मोनार्की की बात करेंगे, राजतंत्र की बात करेंगे जो अब्सोल्यूट था। अब्सोल्यूटिज्म का दौर, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, 1610 से लेकर 1789 तक था। और 1610 में फ्रांस का राजा बनता है लुई 14।
लुई 14 से लेकर लुई 16 तक का जो दौर है, सामान्यतः उसी दौर को अब्सोल्यूटिज्म का दौर कहा जाता है। लुई 14 जो है वो 1610 में राजा बनता है, और लुई 16 जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौर में राजा था। उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया गया था, उसको मार दिया गया था क्रांति के दौरान ही। और जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उस दौर में ये जो लोग कहते थे, दावा करते थे कि हमें तो ईश्वर ने अपॉइंट किया है राजा बनने के लिए, आपको रूल करने के लिए, इन सभी की इन धारणाओं को खंडित कर दिया लोगों ने, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज से अब्सोल्यूटिज्म की जो धारणाएं हैं वो पूरी तरह से खारिज हो गई, उनको तार तार कर दिया गया। तो एक ऐसी सरकार, एक ऐसी मोनार्किकल पावर जो पूरी तरह से अनरिस्ट्रेन है, जो पूरी तरह से अप्रतिबंधित है, उस पर किसी भी तरीके के इंस्टीट्यूशन या किसी भी तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी तरीके के चर्च या लेजिस्लेचर या सोशल एलाइट्स का कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी तरीके के वो दबाव में काम नहीं कर रही, तो उसको क्या कहा जाता है? अब्सोल्यूट मोनार्की। मतलब उसके ऊपर किसी भी इंस्टीट्यूट का दबाव नहीं है। इस दौर से पहले एक ऐसा दौर हुआ करता था जब चर्च का बहुत प्रभाव हुआ करता था सभी तरीके की सत्ताओं के ऊपर, सभी मोनार्कों के ऊपर, सभी राजाओं के ऊपर चर्च के जो रूल थे, कानून कायदे थे, उनका प्रभाव हुआ करता था। चर्च की बातें माननी पड़ती थी। कैथोलिक चर्च बड़ा पावरफुल हुआ करता था, लेकिन इस दौर में चर्च की जो बात है उसको भी मानने से उन्होंने अस्वीकार कर दिया। और ऐसा क्यों हुआ उसकी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि चर्च ने कितना बड़ा बेड़ा गर्क किया यूरोप का, उसकी भी हम बात करेंगे। तो फ्रांस के क्रांति में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से ये सारी धारणाएं बदल गई, वो तो आप इस वीडियो में जाके जरूर देखिएगा। आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वीडियो मिल जाएगा, या वर्ल्ड हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में भी आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वीडियो मिल जाएगा। सक्सेस प्लस एकेडमी के चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें बहुत कुछ हुआ था और विश्व इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांति थी जिसने बहुत कुछ परिवर्तित कर दिया था। इस घटना के बाद बहुत कुछ हुआ। 10 साल की क्रांति थी और 1789 से लेकर 1799 के बीच में। जरूर पढ़िएगा, विश्व इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। अब एज ऑफ एब्सोल्यूटिज्म के दौर में क्या कुछ हुआ, तो ये जो पीरियड है, अब लुई 14 से लुई 16 का पीरियड और 1610 से लेके 1789 के बीच के पीरियड के बीच में बहुत सारे ट्रांजिशन आए, और एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन था जब फ्यूडलिज्म का अंत हुआ और कैपिटलिज्म का उदय हुआ। फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद। जब फ्यूडल लॉर्ड जो होते थे, जो सामान्यतः डायनेस्टी के बहुत लॉयल होते थे, नोबल्स हुआ करते थे, जो एलाइट ग्रुप से आया करते थे, उनके पास जमीनें हुआ करती थी, वो सामंत हुआ करते थे, बड़ी जमीनों के मालिक हुआ करते थे, और वो अपने अंडर छोटे किसानों से काम करवाते थे, उनसे टैक्स वसूलते थे। उसको सामंतवाद का दौर कहा जाता था। उस सामंतवाद का अंत हुआ। क्यों अंत हुआ? क्योंकि ये जो मोनार्क थे, एब्सोल्यूट रूलर थे, इन्होंने उन फ्यूडल लॉर्ड्स की सत्ता को खत्म कर दिया और सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। नोबल्स के पास पावर नहीं रही और कैपिटलिज्म का दौर हुआ। कैपिटलिज्म में आप क्या कर सकते हैं? प्राइवेट प्रॉपर्टी अपने पास रख सकते हैं। तो वो शुरुआती धारणा वही होती है। कैपिटलिज्म के बारे में, फ्यूडलिज्म के बारे में सेपरेटली कभी बात करेंगे। वैसे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में भी मैंने बात की है, वो भी जरूर देखिएगा। तो उस दौरान क्या हुआ कि फ्यूडलिज्म से जब कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट हो रहा था यूरोप, एक ट्रांजिशन आ रहा था, तो उस दौर में ही ये दौर आया, एब्सोल्यूटिज्म का दौर आया। और इस दौरान जो राजा थे, रानी थे, एम्परर थे, एम्प्रेस थी, जार थे। जार कहाँ के राजा को कहा जाता था? कहाँ के एम्परर को? रशिया के एम्परर को जार या जारीना, उसकी रानी को कहा जाता था। तो इन सभी ने एक अटेम्प्ट किया, एक पर्पज से ये पर्पज रख के कि हमें सारी सत्ता को अपने पास काबिज रखना है, हमारी डायनेस्टी को मजबूत करना है, और इन नोबल्स को, चर्च को और बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास ताकत है, जो हमारी अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हैं, उन सभी को कमजोर करना है और अपने आप को मजबूत करना है। ये उन्होंने उस समय एक मुहिम रखी और इस मुहिम को कई लोगों ने सपोर्ट भी किया, क्योंकि दौर ऐसा था, डिमांड ऐसी थी। बिना किसी डिमांड के कोई चीज होती नहीं है, उसके कारण होते हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति एक राजा को एब्सोल्यूट रूलर की तरह स्वीकार नहीं करेगा अगर उसके पीछे के कुछ कारण नहीं होंगे। वो कारण की हम बात करेंगे, लेकिन इन राजाओं ने अपनी एक धारणा दी और उन धारणाओं को कई और फिलोसोफर्स ने भी दिया, और उन्होंने कहा कि द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, ये जो धारणा थी जिसमें यह कहा गया कि राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, जो उसके बिहाफ पे धरती के ऊपर रूल कर रहा है। इसीलिए कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्लान या कोई भी अप्रोच जो कि वो राजा अपनाता है, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया तो आपने ईश्वर की अथॉरिटी को चैलेंज किया है, और ये जो है, ये चीज जो है वो स्वीकार नहीं होगी और उसका आपको पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन इससे पहले धारणा क्या हुआ करती थी कि पोप जो है, जो कैथोलिक चर्च का पोप सबसे ऊपर होता था, वो जो बताता था उसकी अथॉरिटी को सुप्रीम माना जाता था।
उसको माना जाता था कि वो ईश्वर की तरफ से प्रतिनिधि करता है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा इंटरप्रेटर माना जाता था ईश्वर की जो धारणाओं हैं उनका। लेकिन बाद में पोप की जो धारणा है उसको सेपरेट कर दिया गया। अब पोप उतना ताकतवर नहीं रहा था। क्यों नहीं रहा था? क्योंकि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हो गया था, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, उसकी हम बात करेंगे। इन चीज़ों को मनवाने के लिए राजा जब अपने एब्सोल्यूटिज्म को मनवाएगा तो उसे क्या चाहिए? ताकत चाहिए। और ताकत के लिए वो क्या करेगा? बड़ी बड़ी आर्मीज को स्टैंड करेगा। प्रोफेशनल आर्मीज बनाई गई, बड़ी बड़ी आर्मीज बनाई गई, ताकि वो आर्मी क्या करें? उनकी सत्ता को, इन राजाओं की सत्ता को कोई भी चैलेंज करे तो उस चैलेंज को क्रश कर सके, उस आंदोलन का एक तरह से उसको दबा सके। प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसीज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ब्यूरोक्रेसीज का क्यों हुआ? क्योंकि पहले तो फ्यूडल लॉर्ड जो हुआ करते थे, फ्यूडल्स हुआ करते थे, नोबल्स हुआ करते थे, वो सब चीजें संभाल लेते थे, लेकिन उनके हाथ में ताकत नहीं रहनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी, पैसा देके हम ऑफिशियल्स बना लेंगे, लेकिन नोबल्स के पास ताकत नहीं रहनी चाहिए। तो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसीज का उदय हुआ। स्टेट लॉज का कोडिफिकेशन हुआ ताकि सख्त कानून बनाए जा सके। सख्त कानून बनाने से क्या होगा? पावर, हुकूमत जो है वो ताकतवर रहेगी। राइज ऑफ आइडियोलॉजीज दैट जस्टिफाई एब्सोल्यूट मोनार्कीज, ऐसी विचारधाराओं का उदय हुआ जो कि एब्सोल्यूट मोनार्कीज को, इन निरंकुश राजाओं की सत्ता को एक तरह से जस्टिफाई करती थी। तो ये सब चीजें इस दौर में हुई जिससे ये एब्सोल्यूट मोनार्क जो है वो सत्ता पे काबिज रह पाए। इन एब्सोल्यूट मोनार्क्स ने अपने बड़े बड़े घर, बड़े बड़े महल बनवाए और नोबल्स को भी उन्हीं घरों में रखने के लिए इन्होंने मजबूर किया। जैसे कि वर्साई का महल, कितना पॉपुलर महल है ये दुनिया का, जो फ्रांस के राजा का महल हुआ करता था, बहुत बड़ा महल उसने बनवाया और भव्य महल बनाया। और यहाँ पे बहुत सारे नोबल्स भी रहते थे। क्यों? पहले तो नोबल जो है वो अपनी जमीनें, अपनी फ्यूडल जो प्लेसेस हुआ करते थे वहां पे रहते थे, लेकिन अगर वो नोबल्स वहां पे रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ दिक्कत कर सकते हैं। तो राजा की छत्र छाया में रहें, राजा के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे ये फ्यूडल लॉर्ड्स, तो उनकी जो ताकत है वो रिड्यूस हो जाएगी, उनके पास बहुत कम पावर रहेगी। इसलिए नोबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बड़े बड़े घर भी बनवाए और बहुत पैसा जो है ये इन महलों पे ऊपर खर्च करते थे, बहुत आर्मीज पे खर्च करते थे, लोगों के ऊपर खर्चा नहीं करते थे। तो जब लोगों के ऊपर खर्चा नहीं करेंगे, लोगों के अधिकार जाएंगे, गरीबी बढ़ेगी, तो उससे बाद क्या होगी? क्रांति होगी। और वैसा हुआ भी जब फ्रांस की क्रांति हुई, वो आप जानते हैं। वैसे तो देखें तो 1610 से टाइम बताया जाता है, 1650 से जो है ट्रेड जो है वो थोड़ा पॉपुलर हो गया। वैसे देखा जाए तो फ्रांस के अंदर 1500 से ही जो लुई वाली जो डायनेस्टी चल रही आ रही थी वो काफी हद तक ऐसी एब्सोल्यूट ही डायनेस्टी मानी जाती थी, लेकिन फिर भी 1610 में जो लुई 14 राजा बनते हैं उस दौर से एब्सोल्यूटिज्म की धारणा जो है उसको मजबूती मिली और कहा गया कि लुई 14 पहले एब्सोल्यूट राजा हैं। उसके बाद आने वाले जो लुई डायनेस्टी के डेस्पोट राजा जिनको कहा जाता था, निरंकुश राजा, उन्होंने रूल किया। तो फ्रांस, इंग्लैंड और अदर स्टेट्स में ये धीरे धीरे एब्सोल्यूटिज्म की जो धारणा है वो पॉपुलर हुई और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ये फ्रांस के अंदर हुई। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे मन में एक सवाल आता है, निसंदेह ही आएगा कि एब्सोल्यूटिज्म की जो धारणा है वो इतनी पॉपुलर हुई क्यों? बहुत सारी चीजें हमने देख ली कि एब्सोल्यूटिज्म आया, एब्सोल्यूटिज्म में ये हुआ, वो हुआ, बड़ी आर्मियां बनी, ये सब चीजें हुई, निरंकुश राजा हुए, लेकिन क्यों? ऐसा क्या जरूरत थी, ऐसी क्या नीड थी उस समय कि एब्सोल्यूटिज्म आया और ये राजा जो है इस चीज का फायदा उठा के एब्सोल्यूट मोनार्क बन गए? इसका सबसे बड़ा कारण है यूरोप के रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजियस वॉर, जो कि 16वीं 17वीं शताब्दी में हुए। इससे पहले आप जानते हैं कि जो रिलीजन था, कैथोलिक रिलीजन हुआ करता था 15वीं शताब्दी तक। उसके बाद एक कुछ रिलीजियस रिफॉर्मेशंस हुए जिनको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग, जो पहले वाले मार्टिन लूथर किंग हुए हैं, मार्टिन लूथर जूनियर की बात नहीं कर रहा हूं जो कि आगे चल के ब्लैक्स के राइट्स के लिए लड़े, वो अलग थे। ये मार्टिन लूथर किंग हैं पहले वाले। इन्होंने ईसाई धर्म सुधार आंदोलन की नींव रखी थी और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन लाए थे। इन्होंने कहा था, चैलेंज किया था चर्च की अथॉरिटी को और धर्म के इंटरप्रिटेशन को, कि जिस तरह से पहले कैथोलिक चर्च इंटरप्रिएट करता था धर्म की धारणाओं को, उसको इन्होंने चैलेंज किया। और उसके बाद प्रोटेस्टेंट जो मार्टिन लूथर किंग को सपोर्ट करने वाले लोग और धारणाओं को सपोर्ट करने वाले लोगों के बीच में और कैथोलिक चर्च के विचारधारा को सपोर्ट करने वाले लोगों के बीच में कई सारी लड़ाइयां हुई, कई वायलेंट और ब्लडी वॉर्स हुए रिलीजन के नाम के ऊपर। इसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए। रिलीजन ने इतना बड़ा बेड़ा गर्क किया यहाँ पे यूरोप का। इसकी वजह से जर्मन स्टेट्स की, जर्मनी अब उस समय यूनिफाइड नहीं हुआ था, तो जर्मन स्टेट प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और कई छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था ना, होली रोमन एम्पायर वगैरह। तो उस समय क्या हुआ करता था
कि जर्मन स्टेट्स की तकरीबन 15 से 30% आबादी खत्म हो गई 30 ईयर वॉर्स में। 30 ईयर वॉर्स यही वॉर थे जब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के बाद जब रोमन कैथोलिक यहाँ पे लूथरन और रोमन कैथोलिक विद लेवनिस्ट लूथरन ये सब लोग लड़ रहे थे आपस में। मतलब ये रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग, रिलीजियस जो कैथोलिक और बाकी अलग अलग जो ब्रांचेस बन गई ना क्रिश्चियनिटी की, उनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी। तो 30 साल का ये युद्ध हुआ। 30 ईयर वॉर के ऊपर हम किसी दिन वीडियो जरूर बनाएंगे। इसमें बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये रिलीजियस वॉर थे। तकरीबन 16 से 18 मिलियन लोग जो हैं वो यहाँ पे मारे गए फ्रांस में, है ना। उसके अलावा जब फ्रेंच वॉर ऑफ रिलीजन वॉर हुआ 1562 से 1598 के बीच में, कई सारी लड़ाइयाँ हुई। इसमें सिर्फ इन क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया, नीदरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, इन सभी जगहों पे रिलीजियस वॉर हुए हैं, जिसमें अपनी अपनी रिलीजियस इंटरप्रिटेशन को लोग थोपना चाहते थे, अपने हिसाब से चलना चाहते थे। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसानदेही रही। यूरोप के बहुत से लोग जो इसमें मारे गए। कई राजा जो हैं वो कोई प्रोटेस्टेंट रिलीजन को सपोर्ट करता था, कोई कैथोलिक रिलीजन को सपोर्ट करता था, और अपनी अथॉरिटी के अंदर वो उसी रिलीजन को सपोर्ट करता था, बाकियों का वो दमन करने की कोशिश करता था। इसलिए कई सारी लड़ाइयाँ हुई। और इन लड़ाइयों की वजह से क्या हुआ, रिलीजन लूज इट्स ग्रिप। जो रिलीजन सबसे सुप्रीम माना जाता था, रिलीजन की अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं करता था, अब उसकी अथॉरिटी को लोग चैलेंज करने लग गए। एक तो रिलीजियस रिफॉर्मेशन हुए, रिलीजन का इंटरप्रिटेशन अलग हो गया, तो कई लोग जो है वो सेकुलरिज्म की तरफ गए। क्योंकि इस दौर में इतने लोगों ने जान गंवाई और रिलीजन ने इतना नुकसान किया यूरोप का, तो कई लोग जो है उन्होंने सोचा कि इस रिलीजन की वजह से रिलीजन का पॉलिटिक्स के साथ जो अंतर संबंध है उसको मिटा देना चाहिए। रिलीजन अलग रहे, राजनीति अलग रहे, बिल्कुल अलग होना चाहिए। उसके बाद उससे पहले रेनेसां का दौर भी था। रेनेसां जो पुनर्जागरण दौर था, उस दौर में भी बहुत सारी चीजें हुई कि साइंस की तरफ लोगों का झुकाव हुआ, आर्ट की तरफ हुआ। रिलीजन की वजह से जो डार्क एज थी पहले यूरोप के अंदर, उस डार्क एज से लोग बाहर निकलने लग गए। अब रिलीजन की अथॉरिटी को वो थोड़ा अस्वीकार करने लगे, रिलीजन की आइडियोलॉजी को वो चैलेंज करने लगे कि सिर्फ चर्च बोलेगा वही बात सही नहीं है, हमें साइंटिफिक तरीके से भी देखना चाहिए, रैशनल वे में भी देखना चाहिए, सिर्फ रिलीजन ही हर चीज को डिफाइन नहीं करेगा। तो इसकी वजह से यूरोपियन सोसाइटीज थोड़ी सेक्युलर होने लगी, सेक्युलर होने लग गई। रिलीजन की वजह से कई लड़ाइयां भी हुई। तो इसका फायदा उठाया इन डायनेस्टीज ने, इन एब्सोल्यूट मोनार्कीज ने। इन्होंने सोचा कि हमारे पास ये सॉल्यूशन है कि अब चर्च की सत्ता जो है, चर्च की जो मंशा जो है, चर्च का जो प्रभाव है राजनीति के ऊपर, उसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि चर्च जो है अब इतना प्रभावशाली नहीं रहा। तो इस चीज का उन्होंने फायदा उठाया। और ये जो रिलीजियस वजह से जो वायलेंट लड़ाइयाँ हुई हैं, डिसऑर्डर हुआ है, इसकी वजह से कई यूरोपियन जो मुल्क के जो लोग थे, उन्होंने लोकल ऑटोनॉमी अथॉरिटीज ने ये कहा कि हम तो अपने अधिकारों को त्यागने के लिए भी तैयार हैं, बस हमें एक पीसफुल लाइफ चाहिए, सेफ्टी चाहिए। लोगों ने एक तरह से सत्ताधारियों के साथ ये समझौता कर लिया। एक इस तरीके का समझौता हो गया, वो अपने आप ही, मतलब जो अनकही तरीके से हो जाता है ना, वो हो गया कि बस एक ऐसा ताकतवर राजा चाहिए जो इन सभी लड़ाइयों को खत्म कर सके, शांति और सेफ्टी से हमारे जीवन यहाँ पे चल सके। इसको क्या कहते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी ये जो थ्योरी है, सॉरी इसको मैं थोड़ा नाम भूल गया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बोलते हैं इसको, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बोलते हैं। आगे मैं आपका इसको जिक्र भी करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगी बातें, ठीक है। तो ऐसे करके ये रिलीजन की वजह से, रिलीजन जब अपनी ग्रिप खो जाता है, उसकी वजह से एब्सोल्यूट रूलर्स ने इसका फायदा उठाया और उनको लोग मर्जी से भी अपनी सत्ता देने के लिए तैयार थे कि हम कम अधिकारों से जी लेंगे लेकिन हमें शांति से जीना है। उसके बाद फ्यूडलिज्म का दौर खत्म हुआ। फ्यूडलिज्म में क्या सिस्टम हुआ करता था, फ्यूडल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम हुआ करता था कि उसमें जो राजा है वो तो सेंटर की तरफ होता ही था, उसको तो सब करते ही थे, लेकिन इतना ताकतवर नहीं होता था राजा, क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड्स जो नोबल्स थे उनके पास भी पावर होती थी, उनके पास लैंड हुआ करती थी, जमीन का कंट्रोल उन्हीं के पास हुआ करता था, उनके बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होता था। वो राजा को एक तरह से पैसा देते थे, टैक्स देते थे, लेकिन मेन पावर उनके पास होती थी। नोबिलिटी के पास काफी पावर होती थी, ऑटोनॉमी होती थी बेसिकली। अब क्या है, फ्यूडलिज्म अंत हो गया। फ्यूडलिज्म का अंत कर दिया इन एब्सोल्यूट मोनार्क ने, और उन फ्यूडल लॉर्ड से उनके सारे अधिकार, उनकी जमीन सब कुछ ले ली और कहा कि इसको अब जो है वो गवर्न करने के लिए हम प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी को कर लेंगे, आपको अधिकार नहीं रहेंगे, कुछ कुछ अधिकार रहेंगे, लेकिन एब्सोल्यूट रूलर जो है वो किसके पास रहेगा, मोनार्क के पास रहेगा। इसके बाद क्या होता है कि चीजें बदलने लग जाती हैं। यहाँ के जो राजा हैं, जो मोनार्क हैं, वो नोबल से सारी पावर धीरे धीरे करके लेने लगते हैं।
कॉमन लोगों से भी उनकी पावर लेते हैं और वो एब्सोल्यूट मोनार्की स्टैब्लिश हो जाती है। और इसी एब्सोल्यूट मोनार्की का जो दौर है, इसको ओरिजिन ऑफ मॉडर्न स्टेट कहा जाने लगा उस दौर में, कि नया तरीके का राज्य अब स्थापित होगा। और उसमें सबसे पहले जो है लुई 14 जो है फ्रांस के राजा, उनके दौर में ये इंस्टीट्यूशनलाइज होना शुरू हो गया। और उन्होंने जो है इस तरह से कोडिफिकेशन करना शुरू कर दिया नियमों का, कि अब वो ये देखने लग गए कि किसी फ्यूडल लॉर्ड के पास भी इतनी ताकत नहीं रहे, लोगों के पास भी उनके इतने अधिकार नहीं रहे, और वो एब्सोल्यूट बन जाए। ठीक है, उन्होंने कहा था कि द स्टेट इज मी, मैं ही राज्य हूं, मेरे से ही राज्य है और मैं ही सब कुछ चलाऊंगा। इस तरह से जो फ्यूडल ऑर्डर था वो खत्म हो गया और अब कैपिटलिज्म का दौर आ गया। कैपिटलिज्म का दौर भी शुरू हो गया था जब लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना शुरू कर दिया था। प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, वैसे तो पूरा स्टेट का कंट्रोल हुआ करता था, लेकिन राजा उसको जितनी प्राइवेट प्रॉपर्टी दे देगा वो उसके पास रहेगी, क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड खत्म हो गए। तो जहां पे जो किसान खेती कर रहे थे वो खेती उनकी होगी, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, लेकिन उनके पास ज्यादा ताकत ही नहीं। उसके बाद फ्री ट्रेड का आइडिया भी आया, जो कि एक कैपिटलिज्म का फंक्शन है। तो फ्री ट्रेड की आइडिया इन्होंने स्थापित करना शुरू किया, और साथ में मर्केंटाइलिज्म का भी आइडिया है। मर्केंटाइलिज्म अब आपको इतना नहीं दिखेगा, WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। मर्केंटाइलिज्म की जो धारणा होती है उसमें बेसिकली होता है कि एक्सपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा, इंपोर्ट करो कम से कम। इंपोर्ट्स ज्यादा होने ही मत दो, बाहर के जो चीजें हैं उनको देश में बताने दो, उनके ऊपर बहुत सारे टैरिफ और बैरियर्स और ड्यूटीज लगा दो, और हमारे देश से बहुत सारी चीजें बाहर एक्सपोर्ट करो। और बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करोगे तो क्या आएगा, आपके पास पैसा आएगा और आप बहुत ज्यादा आपका ग्रोथ होगा, ये चीज है। लेकिन ये सब चीजें अब सही नहीं है, अब इस तरह से नहीं, क्योंकि अब एक ग्लोबलाइजेशन हो गया है ट्रेड का, तो अब उस तरह से चीजें चलती नहीं। तो मर्केंटाइलाइजेशन की जो थ्योरी में ये भी था कि हमारे देश की ये एक काफी नेशनलिस्टिक अप्रोच है इकोनॉमी को चलाने की। ये नेशनलिस्टिक अप्रोच में ये था कि देश की जो ग्रोथ है डिपेंडेंट करती है उसकी कैपिटल के ऊपर, और देश की कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड करना पड़ेगा। पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब ट्रेड में आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए। तो इन्होंने यही किया कि एक्सपोर्ट को इनकरेज किया और इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया, उनके ऊपर बहुत सारी टैरिफ लगा के और एक्सपोर्ट को सब्सिडीज देके इनकरेज किया। ये चीजें इन्होंने करनी शुरू कर दी। मर्चेंट इनको जो है वो काफी सारा टैक्स पे करते थे, जिससे उनकी जो ट्रेजरी है, उनके जो वो हैं बढ़ जाते थे, पूरी ट्रेजरी बढ़ जाती थी। तो इस तरह से ये एब्सोल्यूट रूलर्स जो हैं वो काम करते थे। एक एब्सोल्यूट रूल का फीचर क्या होता है, क्या कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ चीजें तो, बहुत सारी चीजें तो आपको समझ में आएगी होंगी। एक सबसे बड़ा फीचर है कि उनके ऊपर किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं है, और गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शन हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेस हो, मतलब आपकी मिलिट्री हो, चाहे टैक्स कलेक्शन हो, चाहे जुडिशियक्शन हो, वो सब आपके कंट्रोल में रहते हैं, मतलब उस एब्सोल्यूट रूलर के। लेजिस्लेचर तो होता ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी भी उसके कंट्रोल में होती है। लेजिस्लेचर तो आप जानते हैं ना कि जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि जाके लेजिस्लेचर में बैठते हैं, चाहे आपकी संसद हो, चाहे आपकी लेजिस्लेचर असेंबली हो, तो वो तो होता ही नहीं है जब राजा है, मोनार्की है। तो ये सब चीजें इसके कंट्रोल में थी। अब लोकल नोबिलिटी का जो अधिकार है वो सारा छीन लिया, और अब नेशन वाइड उन्होंने ब्यूरोक्रेसी स्थापित कर दी कि अब ब्यूरोक्रेसी देखेगी, नोबल्स नहीं देखेंगे, और उनके जो ऑफिशियल्स होंगे वो सारे जो हैं वो राजा के ही प्रति उत्तरदायी होंगे, उसी को ही आंसर देंगे, और किसी के प्रति वो आंसरेबल नहीं है। ये चीजें हुई। तो इस तरह से चीजें होने लग गई थी, चीजें बहुत बढ़ने लग गई थी। अब लेजिस्लेचर बॉडी जो पार्लियामेंट वगैरह हैं वो नहीं बन रही थी, चर्च की हुकूमत नहीं बची थी, नोबिलिटी का अधिकार खत्म हो गया था, सारी जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस थे वो खत्म हो गए थे, और पूरी सोल पॉलिटिकल अथॉरिटी किसके पास आ गई थी, राजा के पास आ गई थी। नोबल्स के पास कुछ नहीं बचा था। ये सब चीजें थी। हालांकि ये नोबल्स देना नहीं चाहते थे अधिकार, लेकिन फिर भी उनके आज़ में रही नहीं। ज्यादातर यूरोपियन राजाओं ने इन नोबल्स को और जो भी इंस्टीट्यूशंस उनका विरोध कर रहे थे उनको क्रश कर दिया, उनके आंदोलनों को दबा दिया। सिर्फ इंग्लैंड को छोड़ के और पोलैंड वाले हिस्से को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे इस तरीके के आंदोलन हुए कि राजा को ही हटा दिया, और वहाँ पे कुछ ऐसी क्रांतियां हुई जैसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड जो 1688 में हुआ, सॉरी। तो उस समय स्टुअर्ट काम कर रहे थे स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के राजा के तौर पे, स्कॉट डायनेस्टी काम कर रही थी, तो उनको हटा दिया गया। और पोलैंड में भी ये हुआ कि उन्होंने एक तरह से डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ही वो वहाँ पे लेके आ गए थे। डेमोक्रेटिक पूरी तरह से नहीं, आज की डेमोक्रेसी से मत कंपेयर कीजिएगा। एक तरह से इस तरह से कि राजा को एक बार के लिए हटा दिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म लेके आ गए, फिर वहाँ पे वापस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ मोनार्की लेके आए वो, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं। ऐसी चीजें की वहाँ पे। तो डिवाइन राइट ऑफ किंग को मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि क्या होता है, इसकी धारणा कहां से राइज होती है, उसकी हम यहाँ पे मेनली बात करेंगे। वापस मैं सारी चीजें आपको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी यहाँ पे कि ये
आई कहां से ये फिलोसॉफी? तो एक राजा जो है उसकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि उसको ईश्वर ने अपॉइंट किया है, ये क्लेम किया जाता था। और इस क्लेम को सिर्फ राजाओं ने नहीं बल्कि कई फिलोसोफर्स ने भी इस क्लेम को स्वीकार किया और उन्होंने ऐसी धारणाएं दी जिसकी वजह से लोग इस चीज की तरफ कन्विंस हुए। तो राइट टू डिवाइन राइट का जो अधिकार है उसमें यह कहा कि राजा को कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसको रिस्ट्रिक्ट करना मतलब ईश्वर की हुकूमत को चैलेंज करना है। जीन बॉडिन नाम के एक थ्योरिस्ट हुए थे, एक फिलोसोफर हुए थे, फ्रेंच प्रोफेसर थे ये लॉ के, और इन्होंने एक धारणा दी, इन्होंने इंटरप्रिटेशन दिया रोमन लॉज का। ये 1530 से 1596 के बीच में रहे। इन्होंने कहा कि जो सॉवरन प्रिंस है वही पूरी तरह से अकाउंटेबल है ईश्वर के प्रति, और ईश्वर ने उसको ये अधिकार दिया है कि वो पूरी तरह से गवर्न करे, शासन चलाए, और वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वो अपनी हुकूमत चला सकता है क्योंकि उसको ईश्वर ने अपॉइंट किया है और उसकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये बात उन्होंने कही। और उसके बाद जो इंग्लैंड के राजा हुए जेम्स फेस्ट, उन्होंने भी एक धारणा दी। उन्होंने एक बुक लिखी थी द ट्रू लॉ ऑफ द फ्री मोनार्कीज 1598 में। इसमें उन्होंने कहा कि किंग जो हैं, किंग आर कॉल्ड गॉड्स बिकॉज दे सिट अपॉन द गॉड्स हिज थ्रोन इन अर्थ। धरती के ऊपर जो ईश्वर का जो थ्रोन है उसके ऊपर तो जो राजा ही बैठता है, तो उस राजा को तो आप ईश्वर की तरह ही देखो। तो उसने इस तरीके के रीजन दिए। हालांकि इन रीजन्स को स्वीकार नहीं किया लोगों ने इंग्लैंड के अंदर और उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर एक सिविल वॉर भी हुआ और एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी हुआ। उसने ये कहा कि राजा जो है, जेम्स वेस्ट ने एक आगे साथ में ये बात भी जोड़ी कि एक गुड किंग विल फ्रेम ऑल द एक्शन टू बी अकॉर्डिंग टू द लॉ। एक अच्छा राजा जो है वो कानून के तरीके से ही काम करता है, वो अपनी मन मर्जी से कुछ भी गलत चीजें नहीं करता है, और लेकिन फिर भी वो बाउंड नहीं है, वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है कि कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, अच्छे राजा का ये धर्म है कि वो अच्छी तरह से काम करे और लोगों के बेनिफिट के लिए काम करे, बेनिवोलेंट रहे, लेकिन फिर भी उसकी सत्ता को आप चैलेंज नहीं कर सकते चाहे वो किसी तरह से काम करे। ये बातें उसने कही। उसके बाद लुई 14 ने भी ये बातें कही, और लुई 14 के समय पे एक थियोलॉजियन हुए थे, फ्रेंच बिशप हुए थे जैक्स बेनिन बोसेट। उन्होंने भी ये बात कही कि जो है राजा है उसको तो ईश्वर ने इस्टेब्लिश किया है, और राजा जो है वो तो ईश्वर का एक तरह से मिनिस्टर है। ये बात उन्होंने कह दी, इसलिए उसको अधिकार है कि वो लोगों के ऊपर रूल करे। और प्रिंस जो है, जो प्रिंस मतलब राजा जो है, उसको सारे नियमों का पालन करना चाहिए, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एक रूलर के जो होते हैं, चाहे वो रिलीजन का मैटर हो चाहे वो कंसाइंस का मैटर हो, लेकिन फिर भी उसकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये बात उसने कही। और अगर राजा अपने तरीके से काम नहीं करता है, अपने कंसाइन और अपने रिलीजन के हिसाब से नहीं करता है, प्रिंसिपल्स पे नहीं रहता है, तो उसकी अथॉरिटी अपने आप स्वायत्त ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसको कोई व्यक्ति विशेष डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, कोई क्रांति नहीं होगी। क्रांति की बात उन्होंने नहीं कही। और एक मैकियावेली और हुए हैं, मैकियावेली का नाम आपने सुना होगा, मैंने उनकी बायोग्राफी कवर कर रखी है। उन्होंने द प्रिंस नाम की पुस्तक लिखी थी। उन्होंने भी कहा कि प्रिंस जो है वो सबसे सुप्रीम होना चाहिए, प्रिंस को ये पता होना चाहिए कि उसे कैसे ताकतवर बनना है, कैसे लोगों के ऊपर हुकूमत करनी है। काफी पॉपुलर फिलोसोफर हुआ है वो। उसकी वो लोगों के अधिकारों का दमन करना प्रिंस को सिखाता है, तो वो चीजें उसने बताई। तो इस समय ऐसी ऐसी फिलोसॉफीज हो रही थी, उन फिलोसॉफीज की वजह से इन राजाओं को बल मिला, लोगों के ऊपर उन फिलोसॉफीज का एक तरह से प्रभाव पड़ा, और वो इन राजाओं से उनकी सत्ता, उनकी एब्सोल्यूट जो पावर है उसको चैलेंज करने की मंशा नहीं रख पा रहे थे, हिमाकत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये जो डिवाइन की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डिवाइन जो है, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स का जो थ्योरी है, इसको इंग्लैंड के अंदर स्वीकार नहीं किया गया। और इंग्लैंड के लोगों ने एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन किया 1688 में। उसके बाद राजा को उनकी बात माननी पड़ी, उनको अधिकार देने पड़े। उसके बाद ये अमेरिकी रिवॉल्यूशन हुआ 1776 में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में। इन सभी रिवॉल्यूशंस के अंदर इन डिवाइन राइट्स को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया और इनको खारिज कर दिया गया, और उनका बहुत प्रभाव पड़ा, जिसके बाद ये थ्योरीज जो है वो कमजोर पड़ गई। इसके अलावा एक थ्योरी और थी जिसकी वजह से ये एब्सोल्यूट रूल जो है वो एस्टैब्लिश हुआ, एब्सोल्यूटिज्म जो है वो एस्टैब्लिश हुआ, वो था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है सबसे पहले थॉमस हॉब्स ने दी थी। इनकी भी मैं बायोग्राफी कवर कर चुका हूँ। इन्होंने एक बुक लिखी थी लेवियथन। इसमें इन्होंने कहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को जस्टिफाई किया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होती क्या है कि लोग जो हैं वो अपने अधिकारों को अपनी मर्जी से अपनी सरकार या अपने रूलर को ट्रांसफर करते हैं। कहते हैं कि हमारे सारे अधिकार आप रख लो, हमें नहीं चाहिए स्वतंत्रता पूरी, आप पूरे अधिकार रख लो, लेकिन बेसिकली सोशल ऑर्डर को मैनेज कर लो, शांति को स्थापित करके रख लो।
रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करके रख लो, क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही थी उस दौर में, कई सारी रिलीजियस लड़ाइयाँ हो रही थी। उन रिलीजियस लड़ाइयों को रोकने के लिए एक ताकतवर राजा की जरूरत थी, और उस ताकतवर राजा को ताकत में लाने के लिए लोग अपने अधिकारों को भी डोनेट करने के लिए तैयार थे, या डोनेट करने की धारणा जरूर बनी थी, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहा जाता है। थॉमस हॉब्स ने इस थ्योरी को सबसे पहले एक तरह से इस्टेब्लिश किया और इस धारणा का समर्थन किया और कहा कि लाइफ विदाउट ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट वुड लीड टू केओस एंड सिविल वॉर। जो लाइफ है उसमें अगर एक ताकतवर रूलर उसको रूल नहीं करेगा लोगों को, तो सिविल वॉर हो जाएंगे, केओस हो जाएंगे, और ये लड़ाइयाँ सबके खिलाफ होंगी, इससे सबका नुकसान होगा। ये स्टेट का नेचर है, लोगों का, हर एक व्यक्ति का व्यवहारिक नेचर है कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को देखना चाहता है, और उसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। और लड़ाइयाँ होती हैं तो उन लड़ाइयों से निपटने के लिए आपके पास एक ही तरीका है उन चीज़ों से एस्केप करने के लिए, कि आप स्टेट की नेचर को बदलें, और लोगों को इस चीज़ के ऊपर एग्री करना चाहिए कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करें राजा के साथ, अपने अधिकारों को एक तरह से अपनी मर्जी से राजा को दे दें और कहें कि हम तो कम अधिकारों में जी लेंगे, लेकिन आप शांति स्थापित कर दीजिए, रूल ऑफ लॉ कर दीजिए। और इन्होंने कहा कि एक कमजोर और जो शासक होता है, एक कमजोर सेंट्रल अथॉरिटी होती है, वहां पे हमेशा कलेश ही होता है, वहां पे केओस ही होता है। ये बात इन्होंने कही, उस दौर के हिसाब से ये बात उस टाइम पे कही गई। ठीक है, तो ये बात कही, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, इसको कई लोगों ने समर्थन किया और कहा कि पीस जो है, शांति जो है, वो एक कीमत के ऊपर आती है, एक कीमत चुकानी पड़ती है शांति के लिए। और वो शांति क्या है, कि कीमत क्या चुकानी पड़ती है? अपने अधिकारों को डोनेट करना, अपने अधिकार। जैसे आज आपके पास, जैसे आपके 6 फंडामेंटल राइट है जो आपका संविधान आपको देता है, लेकिन एक एब्सोल्यूट मोनार्क जब होगा तो आपके पास वो सब सारे अधिकार नहीं होंगे। आपके पास जीने का अधिकार भी हो या ना हो जरूरी नहीं है, आपके पास फ्री विल हो, आप कहीं पे भी घूम सकें जरूरी नहीं है, आप कुछ भी काम करें आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, आप कानून की नज़र में एक जैसे दिखें सब जरूरी नहीं है। ये एक एब्सोल्यूट मोनार्की में पॉसिबल नहीं है, और इस चीज़ का समर्थन किया थॉमस हॉब्स ने। आप इस चीज़ से आप बिल्कुल इस समय पे, इस 21st सेंचुरी में सहमत नहीं होंगे, और आप बिल्कुल नहीं मानेंगे कि आप अपने इंडिविजुअल राइट्स को किसी हुकूमत को सौंप दें। हालांकि कुछ लोग आज भी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे देश को तो एक एब्सोल्यूट रूलर की ज़रूरत है, एक डिक्टेटर की ज़रूरत है, डिक्टेटरशिप के समर्थक मिलते हैं। लेकिन वो आप जानते हैं कि किस तरीके की बात है, वो आप देख चुके हैं, इतिहास उन चीज़ों का गवाह है कि जब एब्सोल्यूट मोनार्कियाँ रही हैं या डिक्टेटरशिप रही है तो उसके क्या नतीजे भुगतने पड़े हैं लोगों को। और इसके वो नतीजे क्या भुगतने पड़े, जब अब्यूज ऑफ पावर हुआ, जब बैड रूलर्स पावर में आए, उन्होंने उनके अधिकारों का शोषण किया उन लोगों को, जब उनके अधिकार नहीं दिए, और हर तरीके से उनका शोषण हुआ, उनके बेसिक जो उनके अधिकार थे, जो उनकी मांग थी, उनका भी दमन किया। तो ये चीज़ें उन्होंने कही, और इस तरीके का प्रोसेस थॉमस हॉब्स ने इस चीज़ का समर्थन किया। उस दौर के हिसाब से जो उनकी मानसिकता डेवलप हुई थी उस दौर में उन्होंने ये चीज़ें कही। लुई 14 को सन किंग कहा जाता है, सन किंग, और इसने रूल किया था 1643 से 1715 के बीच में। इसने कहा कि द स्टेट इज मी, इट्स मी, जो राज्य है, जो सत्ता है, वो मैं ही हूँ, और मैं एब्सोल्यूट रूलर हूँ, मेरी सत्ता से बाहर कुछ भी नहीं है। सारी सत्ता उसने अपने हाथ में ले ली थी। उसी राजा को सबसे पहले कहा जाता है कि वो सबसे पहला सक्सेसफुल एब्सोल्यूट मोनार्क था। उसके बाद बाकी जो है, बाकी यूरोप में ये सब धारणाएं शुरू हुई, एब्सोल्यूट मोनार्की जो है वो पावर में आई। अगर आप हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देखें एब्सोल्यूटिज्म की, तो लुई 14 को सबसे पहला एग्जाम्पल माना जाता है। उसके बाद और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कई जगहों पे। लुई 14 को एक जो ये मॉडर्न स्टेट था उस दौर का एब्सोल्यूटिज्म का, उसका रोल मॉडल माना जाता था। कुछ जगहों पे नहीं माना जाता था, जैसे इंग्लैंड जैसे में और पोलैंड जैसी जगहों पे नहीं माना जाता था। उसके अलावा इस दौर में जो पैलेस ऑफ वर्साइल था उसको सेंटर की तरह स्थापित किया गया, और वहाँ पे सारे नोबल्स रहते थे, उनको कंट्रोल में रखा जाता था। एक सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी रखी गई, एक बहुत बड़ी आर्मी रखी गई, एक एफिशिएंट टैक्स सिस्टम लाया गया, ताकि पूरी तरह से राजा जो है वो सेंटर में रहे और उसके पास पूरी ताकत रहे। उसके बाद आप फेडरिक विलियम को देखें, फेडरिक फर्स्ट थे, फेडरिक सेकंड, आगे उनकी भी बात करेंगे। होहेन जो वाली जगह थी, जो कि द फेडरिक विलियम द ग्रेट इलेक्टर कहा जाता है इनको, ये जब सत्ता में आए तो ये यहाँ पे ब्रांडनबर्ग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। प्रूशिया वाले क्षेत्र पे इन्होंने रूल किया। प्रूशिया जो कि लीडरशिप स्टेट बना आगे चल के जर्मन स्टेट्स का, जर्मनी के यूनिफिकेशन के दौरान। तो इनके दौर में 30 ईयर वॉर हुआ था। 30 ईयर वॉर यानी वही रिलीजियस वॉर जो कि यूरोप के अंदर चला था।
इसके दौरान उन्होंने अपनी टेरिटरी को तो कंसोलिडेट किया ही, लेकिन साथ साथ में उन्होंने अपनी पावर को भी ताकतवर एक तरह से इंक्रीज किया और कंसोलिडेट किया कि वो एक एब्सोल्यूट रूलर की तरह से स्थापित हों। अपने नोबल्स से उन्होंने ताकत छीन ली और धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी आर्मी बड़ी स्थापित कर ली और इस तरह से उन्होंने प्रूशिया के अंदर एब्सोल्यूट रूलर की तरह काम किया। उन्होंने बड़ी आर्मी बनाई, साथ साथ में उस दौर में यूरोप की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी प्रूशिया की, जब फेडरिक विलियम राजा हुआ करते थे। और इस डायनेस्टी ने आगे चल के प्रूशिया में 1918 तक रूल किया है। 1918 में आप जानते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो प्रूशिया जर्मनी की तरफ से था, जर्मन स्टेट हार गया था। तो उस दौर में ये इस डायनेस्टी ही यही डायनेस्टी रूल कर रही थी। हालांकि उस समय जर्मनी बन गया था, जर्मनी आप जानते हैं कि 1871 में बन गया था। तो प्रूशिया की लीडरशिप में, इसी डायनेस्टी की लीडरशिप में बना था। तो वो मैं वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में आप जाके देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप जार को देखेंगे, रशिया का जो जार था, रशिया का जो राजा था उसको जार कहा जाता था। पीटर फर्स्ट के समय एब्सोल्यूट मोनार्की की तरह ही ट्रीट किया जाने लगा था और सारी जो वहाँ पे प्रैक्टिसेस होती थी वो एब्सोल्यूट मोनार्की की तरह ही होती थी। सारा एफिशिएंट सेंट्रल बेस्ड एक रूल हुआ करता था। वहाँ पे नोबिलिटी का इन्फ्लुएंस बहुत कम हो गया था। पावर पूरी तरह से जार के हाथ में हुआ करती थी। सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी हुआ करती थी, पुलिस स्टेट हुआ करता था उस तरह से। तो पूरी तरह से उसने ये चीज़ें, सेंट पीटर्सबर्ग को उसने अपनी राजधानी बना लिया था। तो इस तरह से चीज़ें कर ली थी पूरी तरह से सत्ता अपने पास काबिज रखने के लिए। और फिर जार की सत्ता धीरे धीरे करके आगे चल के बहुत लेट खत्म हुआ है जार का रूल। जब आप जानते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन भी आप जाके देख सकते हैं, पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। उसी दौर में जब ये एब्सोल्यूटिज्म का दौर चल रहा था तो इसके पहले एक एज ऑफ इनलाइटनमेंट का दौर भी चल रहा था। कई ऐसे भी फिलोसोफर्स थे जो इनलाइटनमेंट की बात करते थे, बहुत सारी चीज़ों की बात करते थे। रिलीजन की सत्ता को वो चुनौती देना, डिवाइन रूल की सत्ता को चुनौती देना, लोगों के अधिकारों की बात करना। वोल्टायर जैसे, मोंटेस्क्यू जैसे, रूसो जैसे फिलोसोफर्स हुए हैं, इन्होंने इनलाइटनमेंट का भी आइडिया दिया और इनलाइटनमेंट की तरफ भी कुछ मोनार्क जो हैं वो गए। उन्होंने थोड़ा एब्सोल्यूटिज्म का आइडिया अपनाया लेकिन साथ में इनलाइटन आइडियाज को भी अपनाया। ये लोग क्या थे, ताकत पूरी इनके पास थी लेकिन ये इनलाइटनमेंट आइडियाज को साथ में लेके चलते थे। रिलीजियस टॉलरेंट थे, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का समर्थन करते थे। एब्सोल्यूटिज्म में वैसे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दिखेगा, लेकिन ये इनलाइटनमेंट के आइडियाज को बिलीव करते थे कुछ शासक। तो वो इस फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी बात करते थे, वो राइट टू होल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी की भी बात करते थे। तो ये जो शासक थे जो कहते थे कि सत्ता तो रहेगी उनके पास लेकिन वो आपको अधिकार भी देंगे, अधिकार देंगे, ठीक है। तो ये चीजें हुआ करती थी। साइंस, एजुकेशन, आर्ट्स को भी ये पैटर्नेज देते थे। तो इनका ये मानना था कि लोगों के पास अधिकार होने चाहिए, लेकिन फिर भी ये बात मानते थे कि उनका अधिकार है, गवर्न करना उन्हीं का अधिकार है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने के लिए या किसी तरीके का लेजिस्लेचर बनाने के लिए, पार्लियामेंट बनाने के लिए वो उस चीज को, प्रस्ताव को मानते नहीं थे। सत्ता उन्हीं के पास रखनी थी उनको। हाँ, उसके साथ रहते रहते, सत्ता के साथ रहते रहते वो कुछ रिफॉर्म्स कर देंगे। तो कुछ अच्छे रूलर तो होते ही हैं। तो वो अच्छे रूलर्स जो थे वो उस दौर में काम कर रहे थे कि लोगों का अधिकार उनके पास रहे लेकिन सत्ता हमारे पास ही रहेगी। जैसे होली रोमन एम्पायर के एम्परर थे जोसेफ सेकंड, जिन्होंने 1765 से 1790 के बीच में रूल किया। इन्होंने इनलाइटनमेंट के आइडियाज को अपनाया। इन्होंने कहा कि एवरीथिंग फॉर द पीपल, सब कुछ लोगों के लिए ही है लेकिन नथिंग बाय द पीपल। अब आपको एक याद आ रही होगी एक डेमोक्रेसी की क्या धारणा होती है, डेमोक्रेसी की क्या परिभाषा होती है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल, टू द पीपल, है ना। ये होती है वो विचारधारा होती है, वो उसकी डेफिनेशन होती है जो अब्राहम लिंकन ने दी। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि सब कुछ लोगों के लिए है लेकिन लोगों के द्वारा संचालित नहीं है। संचालित हम ही करेंगे क्योंकि हमारे पास डिवाइन रूल का जो हमारे पास फिलोसॉफी है। मतलब बेसिकली ईश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम रूल करें। रूल हम ही करेंगे लेकिन सब कुछ आपका ही है। आपको हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे लेकिन रूल हम करेंगे, ये बात कही। उसके बाद जोसेफ सेकंड ने काफ़ी काम किया, जैसे पीजेंट्री के लिए काम किया, किसानों के लिए भी काम किया, एजुकेशन के लिए काम किया, फ्रीडम ऑफ वर्शिप के लिए, मतलब सभी तरीके के रिलीजियस टॉलरेंट। जर्मन लैंग्वेज को इन्होंने इस्तेमाल करने के लिए कंपलसरी यूज़ किया। उसने कहा कि लैटिन और लोकल लैंग्वेजेस को हटा के हम एक स्टेट लैंग्वेज रखेंगे। डेथ पेनल्टी को अबोलिश किया, बड़ी बात थी डेथ पेनल्टी मोनार्की के अंदर अबोलिश करना। बहुत कम चीज़ें आपको देखने को ऐसा मिलती है और ये चीज़ें इन्होंने की। लेकिन कई सारे इनके जो बाद के जो रूलर आए उन्होंने इनके रिफॉर्म्स को वापस हटा दिया और वो एब्सोल्यूट मोनार्क की तरह काम करने लग गए।
इसी तरह से अगर आप एम्प्रेस कैथरीन सेकंड की बात करें, जो कि जारिना थी रशिया की, उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आइडिया को, जो कॉन्सेप्ट था, उसको रिजेक्ट कर दिया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो आइडिया क्या था कि लोग अपनी मर्जी से अपने अधिकारों को शासक को सौंप दें और कहें कि हमें अधिकार इतने नहीं चाहिए, आप तो बस शांति को स्थापित कर दीजिए, लॉ ऑफ लैंड, इस जमीन के ऊपर कानून की व्यवस्था कर दीजिए, लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए रोज रोज। तो उस थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने इनलाइटनमेंट के आइडियाज को कई बार अपनाया। जैसे मोंटेस्क्यू एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, वेस्टर्न फिलोसोफर, उनके आइडियाज को इन्होंने अपनाया, जो कि लिबरल फिलोसोफर थे, उनकी चीज़ों पे इन्होंने कई सारे मॉडर्न कोड्स स्टैब्लिश किए। फेडरिक सेकंड जो आगे प्रूशिया के राजा हुए 1740 से 1786 के बीच में, इन्होंने भी इनलाइटनमेंट के आइडियाज को काफ़ी प्रभावित थे उनसे। जैसे वोल्टेयर के साथ इनके संबंध बनते बिगड़ते रहे हैं, लेकिन उनके आइडियाज से काफ़ी प्रभावित थे और इन्होंने प्रूशिया की ब्यूरोक्रेसी को, सिविल सर्विसेज को, रिलीजियस टॉलरेंस को बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रमोट किया। उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा इन्होंने पैट्रोनेज दी आर्ट एंड फिलोसोफर्स को, और उस दौर में प्रूशिया का एजुकेशन सिस्टम सबसे अच्छा था पूरे यूरोप में। तो प्रूशिया ने काफ़ी काम किया इस दौर में भी, एब्सोल्यूटिज्म के दौर में। भले ही सत्ता पूरी उनके पास थी, सेंट्रल बेस्ड सत्ता थी, पूरी तरह से अनचैलेंज थी, लेकिन अनचैलेंज के दौर में भी अच्छा काम किया इन्होंने। अब एक्सेप्शन के तौर पे इंग्लैंड को आप देख सकते हैं। इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट ने भी एक थ्योरी दी थी ना, जैसे उसने कहा था कि उसके पास पूरी सत्ता है और वो राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी लोगों ने चैलेंज किया। और उस समय किंगडम ऑफ इंग्लैंड बहुत बड़ा नहीं हुआ करता था, छोटा ही हुआ करता था। आप देख पाएंगे यहाँ पे किंगडम ऑफ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये हुआ करता था। तो अब उसके बाद तो ब्रिटेन का किंगडम बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन एम्पायर हो गया था, लेकिन पहले छोटा था। उसकी हम किसी और दिन बात करेंगे, राइज एंड फॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर में। तो पहले उस दौर में एक क्रांति हुई 17वीं शताब्दी के अर्ली लेटर पीरियड में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले तो एक रिपब्लिक बना दिया गया जिसको कॉमनवेल्थ कहा जाता था। फिर एक लिमिटेड मोनार्की स्थापित की गई। लिमिटेड मोनार्की मतलब मोनार्क रहेगा, राजा रहेगा या रानी रहेगी, लेकिन उसके पास पावर ज़्यादा नहीं रहेगी, लिमिटेड कर दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित की जाएगी। ये इंग्लैंड के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज था। बाकी जगहों पे एक मॉडर्न स्टेट एब्सोल्यूटिज्म का काम कर रहा था, और इधर एक तरह से इंग्लैंड के अंदर क्या हो रहा था, लोगों को अधिकार ज़्यादा मिल रहे थे। तो ट्रू लॉ ऑफ मोनार्की की जो धारणा थी, जो कि जेम्स फर्स्ट ने दी थी, उसको लोगों ने पूरी तरह से ठुकरा दिया। और उसके बाद उसका बेटा चार्ल्स फर्स्ट, जो उसकी धारणा को अपनाना चाहता था और एक एब्सोल्यूट मोनार्क बनना चाहता था, एस्टेब्लिश करना चाहता था एब्सोल्यूट रूल, उसके दौर में इंग्लैंड में एक सिविल वॉर हुआ 1641 से 51 के बीच में, और इस राजा को, चार्ल्स फर्स्ट को यहाँ से हटा दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया यहाँ से, और उसके बाद कॉमनवेल्थ की स्थापना कर दी गई। लेकिन उसके बाद भी एक और रिवॉल्यूशन हुआ 17वीं शताब्दी के लेटर पीरियड में, लास्ट पीरियड में 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इस ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के दौरान द बिल ऑफ राइट्स लेके आया गया। ये एक बहुत शुरुआत सिग्निफिकेंट दौर था जिसमें लोगों को अधिकार देने की बात हुई, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी देने की बात हुई। तो ये उस दौर में राजा विलियम थर्ड जो है वो राजा बना, और उसने कहा कि मैं लिमिटेड पावर में रह लूँगा। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्थापित कर लिया जाए, एक पार्लियामेंट बनाई गई, लोगों को बेसिक अधिकार मिले, और ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो है वो सक्सेसफुल रहा। और इंग्लैंड जो है बाकी जगहों से अलग तरीके से काम कर रहा था। एक तरफ जहाँ पे फ्रांस था, इसके पड़ोस में ही, फ्रांस के अंदर सत्ता कैसे चल रही थी, एब्सोल्यूट, जहाँ पे राजा को पूरी तरह से कोई चुनौती ही नहीं दे सकता, कोई इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर किसी तरीके का अंकुश नहीं लगा सकता। और यहाँ इंग्लैंड में लोगों ने अपने अधिकार यहाँ पे हासिल कर लिए थे। तो एब्सोल्यूटिज्म के दौर में भी इंग्लैंड अलग तरह से काम कर रहा था। ठीक है, ये चीज़ें हुई। फिर आगे चल के 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। उसके अपने कारण थे, लंबे कारण थे, और ये एब्सोल्यूटिज्म का जो दौर था, एब्सोल्यूट मोनार्की, यही उसका सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि लोगों से उनके पूरे अधिकार छीन लिए, गरीबी, हालत खराब, बहुत सारी लड़ाइयों में राजा ने पैसा झोंक दिया, बहुत बड़ी आर्मी बना ली, और अपने शाही लोगों के लिए तो बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लोगों की भूखमरी की हालत है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 से 99 के बीच में, सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया गया, जो लुई की डायनेस्टी थी उसको हटा दिया गया। उसके बाद हालांकि लुई की डायनेस्टी वापस आ गई थी 1815 के बाद, जब नेपोलियन बोनापार्टे हार गया था। उसके बाद लोगों ने उसको रीस्टैब्लिश कर लिया था, लेकिन स्थिति बदल गई थी। अब एब्सोल्यूटिज्म का दौर जो है वो समाप्त हो गया था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एब्सोल्यूटिज्म के दौर को भी समाप्त कर दिया। अब लोग जो हैं वो ये समझने लग गए थे कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों की सॉवरेनिटी के ऊपर बेस होनी चाहिए, मोनार्क की सॉवरेनिटी के ऊपर बेस नहीं होनी चाहिए।
केंद्र में लोग हैं, शासक नहीं है, ये ध्यान रखना है। और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा एक तरह से गिवन है, बहुत बड़ी देन है उसकी बहुत बड़ी लेगेसी है, ठीक है। ये चीजें हुई और उसके बाद एब्सोल्यूट मोनार्कीज का जो दौर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। कुछ एब्सोल्यूट मोनार्की आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चली गई और उसके बाद कुछ जगहों तो पार्लियामेंट्री रिपब्लिकन स्टेट्स बन गए और मोनार्क्स को पूरी तरह से हटा दिया गया। आज के समय भी आपको कुछ मोनार्की दिखेंगी और कुछ एब्सोल्यूट मोनार्कियां दिखेंगी, बहुत कम है ऐसी। आपको मोनार्कीज की बात करें तो कुछ एब्सोल्यूट मोनार्की यहाँ पे दिख रही है। एक तो आपको मिडिल ईस्ट में दिख रहा है सऊदी अरब, ठीक है, ओमान, कतर, ये मिडिल ईस्ट में दिख रहे हैं, ब्रूनेई। उसके अलावा आपको स्विट्जरलैंड इस वेंटिनी का नाम है, ये यहाँ पे पड़ता है आपके साउथ अफ्रीकी महाद्वीप में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। वेटिकन सिटी जो कि रोम के पास में पड़ता है, और वेटिकन सिटी में आप जानते हैं कि एक तरीके की एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं कह सकते, पोप की सत्ता है वहाँ पे, तो थियोक्रेसी मान सकते हैं आप उसको। तो यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और बहुत जगहों पे आप जान सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर, जैसे कनाडा में है, यहाँ पे भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करती हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ही पावरफुल है, मोनार्क उतने ताकतवर है नहीं। कई जगहों पे आपको, कुछ जगहों पे आपको डिक्टेटरशिप भी दिखेगी, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, तो वो एक अलग है, वो एब्सोल्यूटिज्म है, लेकिन वो मोनार्किकल बेस्ड, जो ये एब्सोल्यूटिज्म के जो आइडिया जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं उस तरह से नहीं है, वो एक अलग धारणा है। तो होपफुली आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि एब्सोल्यूटिज्म, निरपेक्षतावाद, निरंकुशवाद क्या होता है और किस दौर में यूरोप में किस तरीके का वो समय रहा, क्यों आया, कैसे खत्म हुआ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, या वेब पोर्टल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप इन वीडियोज़ की PDF डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे जाके। साथ ही इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री आप और डिटेल में देखना चाहते हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो आप जाके इन कोर्सेज़ को परचेस कर सकते हैं। बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में आपको मिलेगा ये कोर्सेज़ का पैकेज, जिसमें आपको ना केवल वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन साथ में उनके नोट्स और उनसे रिलेटेड टेस्ट भी मिलेंगे, ताकि आप अपना आकलन भी कर पाएँ कि आपको कितना आता है, कितना आपने सीखा है, और आप अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए कितना तैयार हैं। और सक्सेस प्लस एकेडमी के इंस्टाग्राम और बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी जुड़िएगा, जहाँ पे आपको बहुत सारी अपडेट मिलती रहेंगी। इंस्टाग्राम पे आपको इन्फॉर्मेटिव रील्स भी मिलती रहेंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।